अगर आप अपने बढ़ते हुए वेट से परेशान हैं, मेडिकेशंस भी कर ली हैं, डाइट भी कर ली है, एक्सरसाइज भी कर ली है, लेकिन कोई खासा ख़्वा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो ये ब्रॉडकास्ट आपके लिए है। वेलकम ओवर फर्स्ट पॉडकास्ट एवर केयर हेल्थ पॉडकास्ट। Today we are joined by Dr. Tahir Yunus, a renowned expert bariatric surgeon in Pakistan. Assalamu alaikum, sir. Thank you for being on the show. वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर। मैंने आपके बारे में बहुत अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं और मैंने चाहा कि मैं आपको पहले इस पॉडकास्ट में इनवाइट करूँ। लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इस सर्जरी के बारे में और ख़ास तौर पे आपके बारे में, सर्जन्स के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं कि डॉक्टर ताहिर यूनुस जो हैं, अपने पेशेंट्स को जिस तरह से केटर करते हैं। आप हमें अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड, आपका बैरिएट्रिक सर्जरी में एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या रह चुकी है? So thank you very much for having me on the program. Just to give you a bit about my background, I graduated from King Edward Medical College and then moved to the US. So it was 5 years of medical school, but then it was 10 years of training. 10 years of training. तो मैंने फिर 10 साल USA में गुजारे, जिसमें सर्जरी और मेरी जो आगे स्पेशलिटी की ट्रेनिंग है वो वहाँ पर मुकम्मल करके फिर वहाँ से फिनिश करके फिर मैं वापस आया। अच्छा सर, इसके बारे में थोड़ा और बताएँ कि देखिए आपने ये ट्रेनिंग ली 10 साल की, उसमें 8 साल की आपकी ट्रेनिंग थी स्पेसिफिकली फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी। आपने अपर जीआई में भी ट्रेनिंग ली है, वो कितना अरसा ली है और वो इसमें बैरिएट्रिक सर्जरी में और अपर जीआई में क्या फ़र्क है? मैडम, ये मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि नहीं, जो 8 साल की जो पहली ट्रेनिंग है ना, जी, वो है जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग। जनरल सर्जरी ट्रेनिंग, ओके, उसमें हमारी तमाम जनरल सर्जरी के शोबे कवर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 2 साल की ट्रेनिंग की है, वो थी बैरियाट्रिक और अपर जीआई सर्जरी में। ओके, अच्छा। हाँ, तो वो एक बहुत एक नीश है, इट्स अ सुपर सब स्पेशलाइज़ेशन, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी जो खुराक की नाली की बीमारियाँ और जो मैदे की बीमारियाँ, उनको स्पेसिफिकली एड्रेस करते हैं। ठीक, और बैरियाट्रिक वेट लॉस और मेटाबॉलिक सर्जरीज के जितने तमाम अकसाम हैं, जिस तरह हमारे मेटाबॉलिक सर्जरी भी है, बैरियाट्रिक सर्जरी भी है, हाँ। और इसकी तमाम अकसाम के अंदर हमने फिर फर्दर स्पेशलाइजेशन की है, जो मेरे ख्याल से इस पाकिस्तान में बहुत चंद हैं। आई मीन इसके पाकिस्तान में जैसे एफसीपीएस है, पाकिस्तान में जो फेलोशिप है, क्या वो इस बिल्कुल ऐसे ही है जो आप अमेरिकन की बता रहे हैं या इससे बहुत डिफरेंट? देखिए, अल्लाह का शुक्र, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टैलेंट बहुत हैं जी, और हमारे सर्जन्स ने बहुत एफ़र्ट करके ये चीज़ें खुद सीखी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे सीपीएसपी की तरफ से ये ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी के जो सर्जन्स हैं, उनके अंदर फ़र्वर है, उनके अंदर चाहत है कि वो सीखें, और उन्हें मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुनिया में ट्रैवल करके ख़ुद सीख के वापस आके अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हैं कम्युनिटी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में एज़ एज़ इज़ कोई डेडिकेटेड सेकंड फेलोशिप अभी तक अवेलेबल नहीं है, जो कि इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। अब ये है कि अल्लाह का शुक्र, एवरकेयर हॉस्पिटल ने इसमें स्टेप फॉरवर्ड लिया है ठीक, लोगों को ये इंफॉर्मेशन और ये ट्रेनिंग्स देने के लिए। और एक हमारी सोसाइटी जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ओबेसिटी मेटाबॉलिक सर्जरी सोसाइटी, मैं इसका सोसाइटी, जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, तो हमने मिल के एवरकेयर के साथ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, और अल्लाह के शुक्र है इसमें लोगों को फेलोशिप्स भी करवा रहे हैं, ताकि वो इन चीज़ों को सीख के आगे हम अपनी कम्युनिटी में ये प्रोवाइड कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास चंद डॉक्टर्स जो हम पाकिस्तान में हैं, उनमें आपने ये फेलोशिप जो है अमेरिका से जो की हुई है, वो हम अब पाकिस्तान में लोगों को बताएँगे। एग्जैक्टली। एवेकेयर के साथ और मिल ये सोसाइटी जो है पाकिस्तान ओबेसिटी सोसाइटी के साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सीनियर सर्जन्स हैं जिन्होंने ये स्किल सीखे हुए हैं, अब हम इंशाल्लाह इसको डिसेमिनेट कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र, हमारे बहुत सारे जूनियर्स ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है अपने छोटे छोटे पेरिफेरल इलाकों में, ये ठीक, प्रोसीजर्स करने शुरू कर दिया। शुरू अभी कर दें। बेसिक लेवल्स पे तो शुरू हो गए, हुँ, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होता जाएगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा सर, बायोटिक सर्जरी का तो अभी बहुत सारे लोगों को पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब बहुत सारी अवेयरनेस हो गई हुई है। बहुत सारे लोगों ने देखा है, कर रहे हैं लोग, हो रहा है। अ, जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बायोटिक सर्जरी कौन से पेशेंट्स को करवाना ज़रूरी है? और बैरिएट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इनमें क्या लेप्रोस्कोपिक की डिफ़रेंस क्या है? एक आम ज़बान में एक आम पर्सन, एक लेमैन कैसे समझेगा कि ये क्या सर्जरीज़ क्या हैं? कैसे करते हैं? दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन एक्चुअली।
देखिए हाँ, लैप्रोस्कोपिक तो हम कहते हैं ना कि कैमरे वाली ऑपरेशन, कैमरे वाला ऑपरेशन ठीक है? ऐसे। जिसमें हम छोटे-छोटे सुराख लगा के पेट के अंदर हवा भर के कैमरा अंदर डालते हैं। हवा इसलिए भरते हैं ताकि कुछ जगह बन जाए काम करने के लिए ठीक है, और पेट को खोलना ना पड़े। सही। तो कैमरा डाल के फिर इंस्ट्रूमेंट्स डाल के उन छोटे सुराखों के थ्रू फिर हम अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लेते हैं मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। कर तो लेते हैं। इसमें जो रिकवरी है ना वो इमीडिएट है और पेशेंट की जो है ना वो जो है ना बैक टू नॉर्मल होना और लेस पेन और लेस कॉम्प्लिकेशंस, इसमें सारी चीज़ें, और ये वेल प्रूवन है। अब तो सारी दुनिया लेप्रोस्कोपी के ऊपर आ लेप्रोस्कोपिक गई। की तरफ जी हाँ, जा रही है, बिल्कुल। तो उसमें डेफिनेटली एक बेनिफिट है लेप्रोस्कोपी का। अब लैप्रोस्कोपिक में आगे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, उसमें बैरियाट्रिक जो है ना, ये जी, वेट लॉस सर्जरीज़ हैं स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली। अब जब हमने बैरियाट्रिक सर्जरीज़ करने शुरू किए, तो हमने देखा कि बहुत सारी जो लोगों की बीमारियां वज़न से की थी, जो फैट्स की वजह से थी। अब ये जो फैट्स हैं, ये जब बॉडी में डिपॉज़िट होते हैं, तो ये बहुत सारी बीमारियां करवाता है। ये बिल्कुल। डायबिटीज़, ब्लड ब्लड प्रेशर, प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, और लाइव्स जो है ना वो बड़ी डिसेबल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चीज़ें जब ठीक होती हैं, हुँ, तो इसलिए अब इसको पिछले 15-20 साल से अब इसका नाम चेंज कर दिया। इसको अब हम कहते हैं मेटाबॉलिक बैरियाट्रिक सर्जरी, इसलिए क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है। इम्प्रूव हो जाता है आपका। सारे मतलब जो भी बीमारियाँ जैसे आप एक ये टर्म भी बहुत यूज़ होती है मेटाबॉलिक डायबिटीज़। स्पेसिफिकली डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है ये सर्जरी या बैरिएट्रिक सर्जरी में ही इसकी इन्वॉल्वमेंट और इसका कनेक्शन है साथ? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो मेटाबॉलिक डिज़ीज़ेज़ हैं, उनमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है जो कि ठीक है? है। और वो सबसे ज़्यादा इंसान को डिसेबल कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। एक इंसान जो डायबिटिक हो, वो 5 या 10 साल अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर ले, तो उसकी बॉडी के अंदर खून की नालियों में तब्दीलियाँ ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ उसके बहुत सारी बीमारियां बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे स्ट्रोक है, ब्लाइंडनेस है, आंखों की यानी कमज़ोरियाँ, नज़र की कमज़ोरियाँ, गुर्दे फेल हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पैरों को खून नहीं जाता, जख्म बने, तो ये सारी बीमारियों से आहिस्ता आहिस्ता इंसान महफूज हो जाता है जब वो बैरियाट्रिक मेटाबॉलिक सर्जरी कर लेते हैं। कर लेते हैं। अच्छा सर इसमें एक ये भी आता है कि कई लोगों की ये परसेप्शन है कि जो डायबिटीज़ है, अगर किसी को बहुत पुरानी डायबिटीज़ है और इसमें कौन-सा फ़र्क है? अगर आप एक सिंपल वर्ड्स में पूछें कि डायबिटीज़ में भी आगे कोई फ़र्क है कि ये करवा सकता है और ये नहीं करवा सकता है अपनी शुगर को ख़त्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए? इसमें कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कि ये पेशेंट आइडियल कैंडिडेट है फॉर सर्जरी? एक्सलेंट। मैडम देखिए जी, मोटी-मोटा हम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, 2 किस्म की डायबिटीज़ होती है, मोटे-मोटे। ठीक है। डायबिटीज़ बेसिकली एक बीमारी है जिसमें इंसान का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। शुगर लेवल्स बढ़ जाते बढ़ हैं जाते हैं। और उन हाई शुगर लेवल्स की वज़ह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब शुगर लेवल्स बढ़ने की 2 वजूहात हो सकती, या पीछे से इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, या आगे से इंसुलिन काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा। अब जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है ना, वो है लबलबा यानी पैंक्रियास की बीमारी, जिसको हम पहले बोलते थे टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 अभी डायबिटीज़ भी उसको यही जो बोलते हैं। ऐसे होता है कि जो हेरेडिटी भी आपको ट्रांसफ़र होती है, पेरेंट्स एग्ज़ैक्टली। को है तो अगली एक उसमें बचपन में बच्चों को हो जाती है। बच्चों को भी हो जाती है। सो इसमें मीठा खाना इन्वॉल्व है? जो एक पूछना है कि जी ये बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वज़ह से आपको डायबिटीज़ हुई जो है, टाइप 1 में टाइप 1 जो है ना वो जेनेटिकली ज़्यादा उसका रिलेशनशिप। जेनेटिकली रिलेशन जो इसमें जिस डायबिटीज़ में इंसुलिन काम नहीं कर रहा, वो है इंसुलिन रेज़िस्टेंस की वज़ह से, यानी इंसुलिन बन तो रही है, लेकिन वो इंसुलिन जो है ना वो आगे शुगर को कंट्रोल नहीं कर कंट्रोल पा रहा, करी क्योंकि आगे से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा बॉडी उस इंसुलिन को। ठीक ये जो इंसुलिन रेज़िस्टेंस है, ये इसको कॉमनली हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, आगे इसमें और भी किस्में हैं। अब ये जो डायबिटीज़ है, ये रिस्पॉन्ड करता है बैरियाट्रिक सर्जरी को, ठीक, इसको बेनिफिट हो जाता है। सही, लेकिन कुछ टाइप 1 डायबिटिक्स पेशेंट्स जिनमें वेट बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो उनके बीमारी कम हो जाती है वेट कंट्रोल करने से, लेकिन ख़त्म नहीं होती। लेकिन इधर इंसुलिन रेजिस्टेंस रिज़ॉल्व हो जाती है बैरियाट्रिक सर्जरी से, यानी मैं वो उससे बेसिकली खलासी पा सकते हैं डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है उनकी इस सेंस में। अच्छा सर इसमें आगे आज अगर हम देखते हैं कौन-सी एज फैक्टर है जो इसमें ज़्यादा काउंट करता है? आज अब हम देख रहे हैं कि चाइल्ड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस तरह आजकल फ़ास्ट फूड और जंक फूड्स का बहुत ज़्यादा रुझान है, बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, लंच बॉक्स में भी वही लेके जा रहे हैं और नॉर्मली रूटीन में घर में भी और डाइन आउट्स भी बहुत हो रहे हैं।
बच्चे बाहर भी जाते हैं, वीकेंड्स पे भी जाते हैं। बच्चों में ओबेसिटी ज़्यादा देखी जा रही है। कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं फीमेल में, मेल्स में बहुत देखी जा रही है? क्या इसके लिए कोई एज फैक्टर है कि इस एज तक हम इस प्रोसीजर को कर सकते हैं या इस एज तक हम इसको मेडिकेशंस के साथ ट्रीट करने के बाद सर्जरी की तरफ जा सकते हैं? इसमें थोड़ी-सी वज़ाहत दें। अच्छा मैडम देखिए, कोशिश तो हमारी यही होती है कि हर पेशेंट जिसको मोटापा हो, ओबेसिटी हो या डायबिटीज़ हो, उसकी वजह से पहले तो हम कोशिश ये होती है कि उनका इलाज मेडिकली हो जाए। सही। ठीक है ना? अगर तो हम उनके डाइट को चेंज करके, लाइफ़स्टाइल्स को चेंज करके उनकी इम्प्रूवमेंट्स ले आते हैं, हुँ। स्पेशली बच्चों में, जी, बिल्कुल। तो इट्स बेटर कि वो ये चीज़ इख्तियार कर लें। सही। लेकिन अगर बीमारी इतनी सिवियरिटी की हो जाए, जिसको हम बीएमआई के साथ मेज़र करते हैं, ठीक है। तो फिर कभी-कभी मेडिकली ये पेशेंट्स उस हल को नहीं अचीव करते। मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। देखिए ना, अगर एक शख़्स अ, मेरे पास आता है बैक एक के साथ, हुँ, तो वो माइल्ड हो ना, हुँ। तो मैं उसको कहूँगा भई तुम लाइफ़स्टाइल अपनी चेंज कर लो। चेंज कर लो, बिल्कुल। ठीक है? उसको इसी से कंट्रोल कर लो। कंट्रोल कर सकते ना मैं तुम्हें दवाई दूँ, ना कोई ऑपरेशन करूँ। सही। लेकिन अगर उसकी बैक एक से ज़्यादा हो कि वो फिज़ियोथेरेपी और लाइफ़स्टाइल के चेंज करने से ना आए, उससे बेहतरी हो, फ़र्क पड़ रहा हो। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं मेडिकेशन के पास चले जाऊँगा, सही, उसको दवाइयाँ दूँगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी की बीमारी इतनी ज़्यादा सीवियर हो, यानी बैक एक इतना सीवियर हो कि लाइफ़स्टाइल और मेडिकेशन से कंट्रोल ना हो रहा हो, हो रही हो। तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं सर्जरी ऑफ़र करूँगा। सर्जरी ऑफ़र करेंगे। लेकिन जिसको मैं सर्जरी ऑफ़र करूँगा, उसको मेडिकेशंस भी मिलेंगे और उसके लाइफ़स्टाइल भी चेंज तो होगा। लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो ये तो नहीं है कि सर्जरी करके अब वो जो मर्ज़ी वज़न उठा ले, सही, उसको फिर बैक एक दोबारा हो जाएगी। बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरह कोई स्मोक कर रहा है और उसको लेट्स से कि हार्ट में क्लॉट आ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अच्छा, तो अब उसका हार्ट अटैक तो इमीडिएटली ट्रीट कर लेते हैं स्टेंट डाल के, जो कि एक बिल्कुल, इंटरवेंशन है। ऐसा ही है। जी, लेकिन उसको साथ ब्लड थिनर्स भी लेने पड़ेंगे, लेने पड़ कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करना और उसको स्मोकिंग को अवॉइड भी करना अवॉइड भी पड़ेगा। करना पड़ेगा और अपनी वॉक लाइफ़स्टाइल को लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, जैसे कि यंग पेशेंट है और हम जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं, हम देखते हैं उसने लाइफ़स्टाइल अपना गलत इख्तियार किया हुआ है, जिसकी वजह से ये हालत अब कंडीशन हो रही है। कंडीशन हो रही है। अब पेरेंट्स आते हैं, वो परेशान है कि जी बच्चे जो है ना, वो उसको वज़न भी बढ़ रहा है, अब उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। और वो मना भी नहीं हो रहा ये अपनी एक्चुअली लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो ऐसा ही है। हमारे पास फिर क्या अप्रोच करते हैं, हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करते हैं। ठीक, फिर हम साइकोलॉजिस्ट लेके आते हैं, जो बच्चे की काउंसलिंग करते हैं पहले, कि ज़बरदस्त। वो अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। ठीक, मतलब एसडी मेंटली पहले सारी काउंसलिंग होती है, हाँ, इस चीज़ के लिए। अच्छा वो बहुत सिर्फ़ ज़रूरी अकेले बच्चे की नहीं होती, पेरेंट्स भी पेरेंट्स भी होती है, तो फैमिली काउंसलिंग होती है। अच्छा, फिर हो सकता है वो बाकी सिबलिंग्स भी हों, उसके बहन-भाई हों, बिल्कुल वो ऐसा नॉर्मल वेट हो। अब उसको किस तरीके से उस माहौल में लेके जाना है कि वो ये ना फ़ील करे कि वो एक स्पेशल डाइट पे बाकियों से अलग है। अलग है। क्योंकि इसका नेगेटिव उसके वो इम्पैक्ट हमने तो माइंड को देखा नेगेटिव है। हाँ, वो फिर बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फिर अच्छा, एक तो होगी बिहेवियरल थेरेपी। फिर हमें वो देखना पड़ेगा कि इसकी जो बीमारी है, एंडोक्रिनोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, हार्मोन इम्बैलेंसेस हैं, क्या है? अब जैसे यंग बच्चियाँ हैं, जी, इस वक़्त हमारे माहौल में जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ास्ट फूड्स की और लाइफ़स्टाइल्स की जो डिफरेंसेस हैं, अब बिल्कुल ऐसे। हम बाहर कम ही एक्टिविटी के लिए पहले मुझे याद है हम बचपन में तो बाहर खेलते बहुत रहते थे। फिज़िकल एक्टिविटी हो नहीं, अब तो ज़ाहिर है अब टैबलेट्स और ये सारी टेक्नोलॉजी है, बच्चे उस पे ज़्यादा बिज़ी होते हैं, बल्कि बड़े उस पे बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। उसके अलावा वैसे भी पेरेंट्स जो है ना घबराते हैं इनके बच्चों को घर से बाहर निकलने से। जी, वो कहते हैं भी इनसिक्योर अपने आप को फ़ील, इनसिक्योर फ़ील करते हैं। ठीक है? तो बच्चे घर में रहते हैं, डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने डिलीवर होते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक एनवायरनमेंट बन गया है, जिसमें वो अगर उनके पास थोड़े बहुत भी जीन्स हो ना ओबेसिटी के, वो एकदम से फ्लरिश करते हैं। फ्लरिश कर जाते हैं, सही। तो फिर वो एकदम से अच्छा, अब ये बच्चियाँ आती हैं हमारे पास, अब उनको पीसीओएस होता है, पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं। एग्ज़ैक्टली या मैं इसी पे ही आगे फीमेल्स के उस पे क्योंकि इस पे बहुत ब्रॉड है कि अब आजकल ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। हम हर दूसरी फीमेल को ये सुन रहे हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है। इनफर्टाइल ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे नहीं, हैं, मेजर इश्यूज़ हैं। मेजर इश्यू आ रहे तो ये देखिए नहीं, बच्चों के लिए जो है ना, जब हमारे पास पेरेंट्स बच्चे लेके आते हैं हैं। बिल्कुल, और उनको वज़न बढ़ रहा होता है, पेरेंट्स उनके लिए फ़िक्रमंद होते हैं, बहुत क्योंकि वो फ़िक्रमंद तो होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की वो प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं। बिल्कुल, ग्रोइंग एज में होते हैं बच्चे।
हाँ, यंग एज में उनको जैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है और यंग बच्चियों को जो है ना जैसे पीसीओएस या इरेगुलर पीरियड्स शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो मैडम ऐसे बच्चों को ना पहले उनकी हमें को प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करनी होती है। सही। साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है ताकि एक ना सिर्फ हम उनकी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें जिस तरह हमने ज़िक्र किया अभी, जी, बल्कि उस मोटापे की वज़ह से उनकी साइकी पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। स्कूल में बुलिंग स्कूल होगा, में बुलिंग होती है, बहुत सारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं इस वजह से जिसमें वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर लूज़ कर जाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये इन बच्चों का एक तो साइकोलॉजिकल हो गया, फिर हमें इनकी हार्मोन इम्बैलेंसेस और इनकी जो मेडिकल कंडीशंस है मेडिकल उसको कंडीशन भी देखना है। देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम उनके वेट का भी साथ-साथ इलाज करना है, जो भी उसके लिए एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस हैं। और उसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि हम उनकी फिर बैरिएट्रिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी हमें करनी पड़े, ताकि इन बीमारियों से खलासी हो, वरना ये बीमारियाँ बढ़ेंगी तो वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाएगी और फ्यूचर लाइफ के लिए बात फ्यूचर लाइफ। यहाँ पे अगर हम बच्चियों की बात करें तो आजकल पीसीओएस बहुत ज़्यादा हो रहा है यंग यंग बच्चियों में। टीनेज से और आगे से बहुत ज़्यादा ये जंक फूड की वजह से या जो भी हमारे फूड का लाइफ़स्टाइल है। एक्चुअल वजह है ना, हुँ, हमें पीसीओएस की एग्ज़ैक्ट कॉज़ का नहीं पता आज तक, हुँ, ठीक है? लेकिन हमें ये पता है, पीसीओएस समझना चाहिए क्या होता है? क्या होता है? बेसिकली आप पीसीओएस का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी, यानी जो ओवरीज़ है ना लेडीज़ की, उसमें क्या होता है कि जैसे-जैसे उनका हार्मोन एस्ट्रोजन बढ़ता है ना, तो उसमें एग रेडी हो जाता है, वो एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार करके एकदम से ओवरी से निकलता है। अच्छा, अच्छा, अब जब ये एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत हाई हो जाएँ, तो फिर बहुत सारे एग्स इकट्ठे तैयार होके इकट्ठे ही दरवाजे से निकलने की कोशिश की, तो एक भी नहीं निकल पाता। ठीक। अब वो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, वो हुँ, देखते हैं बहुत सारे सिस्ट बने हुए हैं ओवरी में, तो अब इसका नाम पड़ गया सिस्टिक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। सिंड्रोम अच्छा, अब सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो सारे सिस्ट नज़र आएँ, लेकिन सिंड्रोम नज़र आ जाते हैं। सिंड्रोम क्या है? कि जी इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं सही। और हाई एस्ट्रोजन की वज़ह से और हाई एंड्रोजन, ये दोनों हार्मोन्स है बॉडी के अंदर, जी। ये बढ़ने की वज़ह से चेहरे पे बाल आ जाते हैं। सिम्पटम्स वो जो आपका सारा सर्कल है वो सर के बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं बच्चियों में, कम। बाल्डनेस होनी शुरू हो जाती है, हेयर फॉल होता है, अच्छा, एक्ने हो जाता है, एक्नी एक्नी हो जाता है वहाँ बहुत। पर ब्लैक निशान ब्लैकिश पड़ने निशान पड़ने पड़ना शुरू शुरू हो हो जाते जाते हैं। हैं, ये सब बिल्कुल ऐसा ही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलामात हैं। तो जब ये पीसीओएस और ये सारे, और इसकी मेन वजह क्या है कि जो बॉडी के अंदर हाई अमाउंट ऑफ फैट्स है ना, वो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन बनाना शुरू कर देते हैं, सही। जिसकी वजह से ये बीमारी है। अब यहाँ पर आके बैरिएट्रिक और वेट लॉस के जितनी भी बैरिएट्रिक सर्जरी और वेट लॉस की जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं, वो इन इस बीमारी को रिवर्स भी कर सकती हैं। अच्छा। हाँ। तो सर यहाँ पे एक चीज़ आती है आपको जैसे हमारी सोसाइटी है पेरेंट्स की अभी तो बच्ची की शादी भी नहीं हुई है और अभी तो इसने आगे बहुत फ्यूचर पड़ा हुआ है अभी इसकी 20-21 साल 22 साल एज है और इसका लेकिन वेट बहुत ज़्यादा है 190 इतना वेट है और उसको ये सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें भी हैं साथ साथ और वो उनसे भी छुटकारा हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये खौफ पड़ा है सर्जरी सर्जरी है। बिल्कुल। तो इसका इसका कैसे क्या हल है इसके ये जो खौफ है और ये उसके लिए कोई फ्यूचर में इसका कोई नुकसान है? देखिए देखिए, बात वही है शुरू में कि हम कोशिश करते हैं कि अगर विदाउट सर्जरी ये ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है ना? लेकिन अगर लेट्स से कि कुछ अरसा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी रिस्पॉन्ड ना आ रहा हो, ना आ रहा रिजल्ट्स ना अब आ रहा। अगर ये जो बच्ची है, ये जब अपनी फ्यूचर मैरिड लाइफ में जाएगी ना, ये इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएगी बिल्कुल ऐसे। और फिर वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसके अपने ससुराल में उसको होगा फेस करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम्स फेस करेगी, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठेगी। अच्छा, बिल्कुल, फिर ये एक विशियस साइकिल हम देखते हैं, फिर वो ओबेसिटी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। वो आपके मेंटल से रिलेट करता है, स्ट्रेस और फिर वो पीसीओएस बढ़ता है। पीसीओएस बढ़ता है। अब इससे बचने के लिए अब इतनी क्लियर हमारे पास एविडेंस है कि ऐसी बच्चियों में बैरिएट्रिक सर्जरी इंतहाई सेफ है, ना सिर्फ सेफ है बल्कि फ़ायदेमंद है कि वो पीसीओएस अंडर कंट्रोल हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, बॉडी इमेज करेक्ट हो जाता है, बाकी बीमारियां ठीक हो जाती, इंसुलिन रेजिस्टेंस चले जाती, अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से उनका आप बूस्ट हो जाता है। अच्छा, फिर जब ये शादी के बाद इनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, पीसीओएस के साथ इनफर्टिलिटी होती है, बैरिएट्रिक सर्जरी इज़ प्रूवन कि वो फर्टिलिटी बढ़ा में कितने पेशेंट्स हैं मैडम कि जिनके 10-10, 15-15 साल बच्चे नहीं हुए। और ये मिथ है सर, मैं आपको बताऊँ कि ये मिथ है कि अगर हमने ये बैरिएट्रिक सर्जरी करा लेते हैं या लोग ये सोचते हैं कि शायद वो जो है ना
बच्चों के लिए आगे वो नुकसानदेह नहीं पैदा हो सकते या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फीमेल का जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या ये बात सच है? क्या इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ऑपोज़िट है बिल्कुल इस ये जब बैरियाट्रिक सर्जरी हो जाती है, वेट लॉस चल जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस ठीक हो जाता है, इनकी पीरियड्स वापस नॉर्मल, नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। ये फर्टाइल हो जाती हैं। फिर मैं इन पेशेंट्स को बल्कि हमें एक्सप्लेन करना होता है कि भाई देखिए, आपका पिछले 5-10 साल में आपके नहीं हो रही प्रेगनेंसी, कंसीव नहीं हो रहा, लेकिन अब आपके चांसेस ऑपरेशन के चौथे 5वें महीने के बाद एकदम से बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। और आपको एहतियात करनी है पहले साल, ताकि वेट लॉस हो जाए पूरा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हुँ, फिर उसके बाद आप कंसीव कर लें। अगर आपने बीच में कंसीव किया तो वेट लॉस पूरा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, हुँ, अब वो वेल प्रूवन है कि ऐसी फीमेल्स जो वेट लॉस के बाद, बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद जब वो कंसीव करते हैं, तो ना माँ को हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होती है, ना बेबी को प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। और इनकी डिलीवरीज भी नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल डिलीवरीज़ होती वरना वो सिजेरियन हो जाते हैं ठीक, और स्मॉल साइज की बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। सही। ठीक है, तो ये सारी में अच्छा, एक और स्टडी ये भी है कि जो मोटापे के जेनेटिक्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं बिटवीन जनरेशंस, जनरेशन लेकिन बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद वो ट्रांसफ़र भी नहीं होते। नहीं होता है। मतलब ये मतलब अगर देखा जाए तो ये फीमेल्स के लिए डबल बेनिफिटेड हर तरफ से है। अगर आप एब्सोल्यूट। पहले करवाते हैं, बाद में करवाते हैं, बच्चों के लिए आगे, तो ये एक बहुत अच्छा वेट लॉस होता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से होती है। एब्सोल्युटली। और लेकिन ये है कि ऑब्वियसली हम एक सिस्टम्स के थ्रू जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट को एंगेज करके, और कोशिश होती है कि अगर सारी ट्रीटमेंट्स के बाद भी ना हो, फिर हम बैरियाट्रिक सर्जरी भी उनको ऑफर करते हैं, जिससे उनके लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ठीक है, सर इसको थोड़ा-सा आगे लेके चलेंगे, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अगर आप आता है आपके पास तो क्या प्री ऑप्स होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसको ये चीज़ें करनी हैं या उसको कौन से टेस्ट वगैरह कराने हैं, तो वो फिर सर्जरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है? देखिए, चूँकि कोई भी सर्जरी के लिए हमें बॉडी की मेडिकली असेसमेंट करनी होती ज़रूरी है। है, ठीक है? हमने देखना है कि भई क्या-क्या बीमारियाँ हैं, हुँ, उनको अब हमने इलाज करना है, ठीक इलाज है? करना है। तो हम एक जनरल चेकअप, ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ताकि हमें पेशेंट की तमाम हेल्थ कंडीशंस का पता हो जाए। पता चलता तो उसमें कोई चीज़ जैसे हीमोग्लोबिन लो हुई तो उसको आयरन, विटामिन्स देके बूस्ट कर दिया, किसी की ठीक है, शुगर बढ़ी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ी, यूरिक एसिड बढ़ा, उसको सारा कंट्रोल किया, ब्लड प्रेशर, अल्ट्रासाउंड करके हमें अंदर का सारा चेकअप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 तरह से हमने तैयारी करानी है। ठीक, क्योंकि एनेस्थीसिया देना है, तो हम चाह रहे हैं कि उनके हार्ट और लंग्स अच्छे वेल परफॉर्मिंग हों। परफॉर्मिंग हो, तो हम ठीक है, उन्हें कहते हैं कि भई आपने ऑपरेशन से पहले 1 हफ्ता पहले कुछ वॉक रेगुलरली करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम स्पायरोमेट्री से करवाते हैं। वो जो आपने देखा होगा, वो लोगों के पास एक प्लास्टिक के डिब्बे बिल्कुल ऐसा ही जिसमें है। 3 बॉल्स होते हैं, एग्ज़ैक्टली, और वो उसमें से हवा को खींच के ना बॉल्स को उठाने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं, अपने तो आप को हार्ट, प्रिपेयर करते हैं जी फॉर बिल्कुल, ये सर्जरी। हार्ट और लंग्स की प्रिपरेशन होगी। फिर हम सही, स्पेशल डाइट उनको देते हैं, क्योंकि आम तौर पे जहाँ हमने ऑपरेशन करना होता है वहाँ पर लिवर का साइज़ बड़ा हो, जी, तो हमारे लिए ऑपरेशन करना मुश्किल होता है। सही, अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाता है कि कितना साइज़ है लिवर का। ठीक है, तो हम उनको वो स्पेशल डाइट देके लिवर को थोड़ा-सा साइज़ कम करवाते हैं और इनकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करते हैं। ये कोई हफ्ता 2 हफ्ते, कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन आम तौर पे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए प्रिपरेशन हो जाती है, जिसके बाद वो अपना सेफली ऑपरेट करके डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। ठीक। अच्छा सर इसमें एक चीज़ आती है कि लोगों को बड़ा खौफ होता है, जैसे आपने अभी एनेस्थीसिया का ज़िक्र किया, कि ये इसमें कौन-सा एनेस्थीसिया देते हैं, कैसे देते हैं, कितने टाइम का ऑपरेशन होता है, हमें कब तक ऑपरेशन थिएटर में रहना होता है, उसके बाद हमने कब तक फ्री होना होता है, ये जो हमें स्टिचेज़ होते हैं या जो हमें ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसमें रिकवरी कितनी देर में होती है? तो ऑपरेशन तो सिर्फ़ 1-2 घंटे का होता है, ठीक है, ठीक है जी? लेकिन उसमें जो एनेस्थीसिया का आगे-पीछे का टाइम है और साथ रिकवरी, वो एक ही जगह रखते हैं, ठीक है, ठीक है? वो कुछ 6-7 घंटे कुल मिला लेते हैं ऑपरेशन समेत। सही, फिर पेशेंट कमरे में आ जाते हैं और वो आम तौर पे 1 या 2 रातें आपके पास हॉस्पिटल में गुज़ारते हैं। लेकिन ठीक, ऑपरेशन के बाद रिकवरी फ़ौरन हो जाती है, यानी पेशेंट वॉक करना शुरू हो जाता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिक्विड्स हम स्टार्ट करा देते हैं। अगले दिन हम आईवी की मेडिकेशंस कम करके जो घर की मेडिकेशंस वो स्टार्ट कर देते हैं, ताकि एक दिन हमारे सामने वो 24 घंटे और भी गुज़ार के कन्फर्म हो जाए कि वो घर जाने के काबिल है। कुछ ठीक, लोग जो लाहौर से हैं वो शाम को ही चले जाते हैं अगले दिन, और जो बाहर के हैं वो ज़रा 2 रातें स्टे करके चल जाते हैं, ताकि मेक श्योर कर लें कि भी सारे मामला ठीक हो। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ मेक श्योर करते हैं कि ऑपरेशन इज़ ऑल सक्सेसफुल। पेशेंट रेज़ी रेडी फॉर रेडी फॉर सर्जरी, डिस्चार्ज। ठीक है।